हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो आज आप आश्चर्य होंगे कि सर काव्य खंड लेकर के आ गए। तो जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपके साथ अभी हैं उपस्थित काव्य खंड को लेकर। बिकॉज आपको पता होना चाहिए बच्चा लोग कि आपका जो सिलेबस है, ऑलरेडी मैंने सिलेबस के बारे में पहले ही बता दिया था। अगर बुक की हम बात करें, किताब की बात करें, पाठ्य पुस्तक की बात करें, तो उसमें दो भाग है, गद्य खंड का और एक काव्य खंड का। और गद्य खंड में आपका 14 लेसन है, 14 पाठ है, जिसमें हम लोग 8 पाठ तक पूरी तरह से कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, पूरी तरह से कंप्लीट स्टडी। अब हमारे पास बचे हैं बहुत सारे दिन और मात्र चैप्टर इसमें बचा है मात्र 5 गो और। ओके, 9, 10, 11, 12 एंड 13 और 14, 6 हो जाएगा ना, और 6 बचेगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है। 5 या 6 जो भी बचेंगे ये फाइनली बचेंगे। और अभी हमारे पास बहुत सारा समय है, लेकिन अब तक हम लोगों ने काव्य खंड का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा। सो प्लीज़ आज का ये क्लास तो पक्का ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कड़बक, क्या नाम है? कड़बक। पहला जो चैप्टर है आपका काव्य खंड का, उसका नाम है कड़बक। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे बच्चा पार्टी ने आप लोगों ने 8 पाठ तक गद्य खंड का बहुत अच्छे से एक एक चीज़ों को क्लियर किया। सो प्लीज़ उसी तरह से काव्य खंड को भी अपने चुटकी में कर लेना है। ओके, तो प्लीज़ लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर रहना होगा, बिकॉज आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, ये आपका चैनल है, खुद के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सो प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। ओके, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, चूँकि आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त। सोचो कि सर आज प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे और क्या क्या करवाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसमें आपकी एक एक लाइन का अर्थ भी क्लियर करवाने वाला हूँ। पहले आपको मैं काव्य खंड का कड़बक का जो भी पंक्तियाँ है उसको पढ़ा देता हूँ। पढ़ाने के बाद इसी क्लास में अभी जस्ट तुरंत थोड़ी ही देर बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर आसानी से करेंगे और आपके माइंड में सारे आंसर इतने ईजी से जाएंगे ना मन गदगद हो जाएगा आपका। बिल्कुल ही टेंशन लेने को नहीं, ठीक है ना। तो चलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो पहले हम लोग लेखक का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कड़बक, ठीक है ना। तो लेखक का परिचय करते हैं। पहले लेखक कौन है? लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। लेखक साहब का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। ध्यान रखना, जन्म इनका 15वीं सदी उत्तरार्ध हुआ था। अनुमानतः एक समय लगाया गया है 1492 का, पाठ्य पुस्तक के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और निधन जो हुआ है, निधन का मतलब होता है मृत्यु। बच्चा लोग बहुत मजा आएगा, बस रहना है लास्ट तक, ठीक है ना। अनुमानतः 1548। ओके, निवास स्थान अगर इनकी बात की जाए तो जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। इसमें तो विशेष कुछ समझने की चीज़ें हैं नहीं, ठीक है ना। पिता इनके थे मलिक शेख ममरेज, यानी कि मलिक राजे अशरफ उनका नाम था। ओके, इनके गुरु थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। टेंशन नहीं लेना है सर ये सब नाम कैसे याद होंगे। अरे जैसे याद होता है वैसे याद होगा। प्रैक्टिस हम करवाएंगे, आपको याद नहीं करना है। प्रैक्टिस इतना हम करवा देंगे ना कि आप देखते ही एकदम सही बता दोगे। ओके, वृत्ति की बात करते हैं कि ये बचपन में बेचारे अनाथ हो गए थे, साधु और फकीरों के साथ भटकते रहते। इनका बचपन इसी तरह से बीत गया, ठीक है ना। और अगर इनकी व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो चेचक बीमारी आपको पता होना चाहिए पहले से। ऑलरेडी आप जानते हो चेचक बीमारी होती है, जिसके कारण वो क्या होता है, स्किन पे बहुत सारे दाग वगैरह आ जाते हैं। तो चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे, मतलब इनका चेहरा थोड़ा सा अजीब सा हो गया था। यूँ माने तो बिगड़ गया है, लेकिन इस चीज़ को निगेटिव नहीं लेना है, मैं इसके बारे में बहुत अच्छा से बताऊंगा। बाईं आँख और कान से वंचित, इनके एक ही आँख काम करते थे, मतलब बायां आँख नहीं था और कान भी नहीं था, ठीक है ना। और इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ तो इनकी ये है कि ये सब चीज़ ना होते हुए भी इनकी कृति बहुत महान है। यानी बच्चा पार्टी रूप का सुंदर होना, त्वचा का सुंदर होना, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। ये तो बिल्कुल ही मायने नहीं रखता है। रूप सुंदर हो, व्यवहार कुरूप हो, क्या मतलब निकलता है। इसलिए आदमी का विचार सुंदर होना चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए, कर्म सुंदर होना चाहिए। रूप और त्वचा सुंदर होने से कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, पद्मावत, अभी पद्मावत मूवी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था। कौन कौन देखा है? पद्मावत इन्हीं की लेखनी है, ध्यान रखना। पद्मावत जो है इन्हीं की लेखनी है, जिसमें आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि चित्तौड़ के राजा थे रतन सेन
और सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती। इन दोनों की प्रेम कथा ही लिखी गई है पद्मावत में। आप ये चीज़ें याद रखना। ओके, तो ये इनकी लेखनी है बहुत ही ज़बरदस्त। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला, ये सारी कृति इन्हीं की लिखी हुई है। किनकी? किनकी? जायसी जी की। जायसी जी का पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी, जैसा कि बच्चा पार्टी आप यहाँ पे देख रहे हो। क्लियर हुआ? तो लेखक का परिचय इतना काफ़ी है। काफ़ी क्या है, मैंने आपको सारा चीज़ें बता दिया। ये बड़े ही प्रेम पीर के कवि थे, ठीक है ना, प्रेम पीर के कवि थे, प्रेम पीर के कवि। अपने मार्मिक अंतर्व्यथा से जो प्रेम इनका निकलता है ना, बड़ी ही व्यापक निकलता है। इसे पढ़ के तो लोगों के आंख से आंसू गिर जाते हैं। पता नहीं आपकी आंखों से आएंगे कि नहीं, आई होप कि नहीं आना चाहिए भावना, ठीक है ना। तो बड़ी अच्छे से समझना है इस चीज़ को। अब हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं। कड़बक में दो भाग हैं, कड़बक 1 और कड़बक 2, ठीक है ना, यानी कि दो भागों में इसको दिया गया। अब हमें एक एक चीज़ों को क्लियर करना होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, एक एक चीज़ों को समझना होगा बच्चा पार्टी, एक एक चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एडजस्ट करेंगे, एकदम लास्ट तक क्लास को देखना है। और बीच में तो क्लास बिल्कुल नहीं मिस करना है। मैं बार बार ये बात नहीं बोलूँगा, बस अभी ज़रूर आपको बता रहा हूँ कि बीच में क्लास छोड़ना नहीं है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है एग्ज़ाम में, अच्छे से जानकारी प्राप्त करना है और एक आदर्श स्टूडेंट होना है तो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो ऐसे पंक्तियाँ है बहुत सारी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखा ना। फिर यहाँ पे 2 है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। एक एक चीज़ें क्लियर करूँगा, बस थोड़ा सा लॉजिक जरूर लगाना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सोनी। एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सोनी। एक नैन, कवि के एक ही नैन थे। मैंने आपको बताया कि उनका एक ही आँख था। कवि मुहम्मद गुनी, एक नैन होते हुए भी कवि जो थे मुहम्मद जी जायसी जी, वो गुणी है, यानी कि गुणी है। उनके अंदर बहुत सारा गुण है। बिना गुण रहते ही ये इतने बड़ी बड़ी लेखनी की रचना कर दिए हो? पॉसिबल है? इनके गुण जो है ना, बड़ी ही गुणशाली है, ये महत्व है इनका। सोई बिमोह जेई कवि सुनी, जे जो भी इनकी लेखनी को सुनता है वो मोह माया में पड़ ही जाता है। सोई बिमोहा, मोह में आ जाता है। जेई कवि सुनी, जो इस कवि की कोई लेखनी को पढ़ता है तो वो इनके मोह में आ जाता है। एक आंख के हैं, उससे क्या मतलब है? एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, नैन तो एक ही है, किसके? कवि मोहम्मद के, यानी कि जायसी जी के, लेकिन ये गुणवान है। तभी तो जो भी इनकी लेखनी सुनता है तो वो मोह में आ जाता है। बातें समझ में आ रही है ना? इसी तरह से मैं एक एक चीज़ क्लियर करवा दूंगा, भाव समझना। और ये तो चीज़ बताने के बाद क्वेश्चन आंसर आप खुद से भी कर लोगे। ओके, अब देखो दूसरा पंक्ति है कि चांद जईस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन्ह उजियारा। समझना है, चांद जईस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन्ह उजियारा। अरे दाग तो चांद में भी है ना जी। चांद जईस, चांद के जैसा जग ने, जग मतलब इस संसार ने, चांद को भी, किसको? चांद को भी। विधि मतलब विधाता, ईश्वर। विधि का मतलब हो गया ईश्वर, यानी कि विधाता। विधाता ने, अवतारा का मतलब जन्म देना, ठीक है ना, यानी कि विधाता ने इस संसार में चांद को जन्म दिया। बात समझना, मतलब क्या है वो समझना। विधाता ने इस जगत में, संसार में चांद जैसे को, यानी कि चांद को अवतार दिया, यानी कि जन्म दिया। दीन कलंक कीन्ह उजियारा, लेकिन उसमें भी कलंक लगा दिया। दाग है ना, चंद्रमा में दाग है, लेकिन दाग रहते हुए भी वो उजियारा है। वो सारे संसार को प्रकाशमान कर देता है। अरे दाग तो चंद्रमा में भी है, पर उस दाग को कौन याद रखता है? उस चंद्रमा की प्रकाश के आगे उस काले धब्बे का कोई महत्व ही नहीं, कोई मोल ही नहीं। इस प्रकार जो भी मानव है, जिसके अंदर बहुत सारे गुण है, वो गुणवान है, तो उसके अंदर एक आध जो भी अवगुण भी है, अगर कुछ दोष भी है, तो उसका कोई मोल नहीं रहता। लेखक अपने आप को एक आत्मविश्वास लेते हैं कि अरे दाग तो चंद्रमा में भी है, मेरे जैसे लोगों में दाग हुआ तो क्या हुआ, चेचक बीमारी हुई तो क्या हुई, एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, क्या चंद्रमा में दाग है तो चंद्रमा का कोई महत्व नहीं? बिल्कुल महत्व है। उसी प्रकार से मेरे में भी दाग है तो मेरा महत्व है।
देखो ये समाज के लिए कितनी बड़ी चेतना है, समझ पा रहे हो ना बच्चा पार्टी। सो प्लीज इस चीज को समझो एक एक चीज को करके कि चांद जैसे जगह विधि अवतारा दीन कलंक कीन उजियारा। इस विधाता ने इस जगत में, इस संसार में चांद को भी जन्म दिया, लेकिन उसमें भी कलंक दे दिया है, लेकिन फिर भी वो उजियारा है, प्रकाशमान किया है पूरे संसार को, उसका बहुत ही महत्व है। अगला है कि जग सूझा एक ही नैनाहा ऊ आसुक अस नखैन माहा। ध्यान समझना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है कि जग सूझा एक ही नैनाहा ऊ आसुक अस नखतन माहा। ठीक है ना, बड़ी ध्यान से समझना इसको। कहते हैं लेखक जी कि वो एक ही नैन से सबको देखते हैं। जग सूझा, पूरे जग को समझ गए। एक ही नैनाहा, एक ही नैन से वे पूरे जगत को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, यानी कि वो समदर्शी है। एक ही आंख से, एक ही नजर से सबको देखना, समदर्शी है। उआ सुक अस नखहिन माह नखतन माह। जिस प्रकार से पूरे तारा में, अगर तारों के पूरे परिवार में देखा जाए तो तारा बहुत सारे अनगिनत दिखाई देते हैं, लेकिन उसी में एक तारा होता है शुक्र, जिसकी रोशनी से लोग उसे पहचान लेते हैं कि देखो वही शुक्र तारा है, वही शुक्र तारा है। यानी पूरे ताराओं के समूह में से उस तारा को निकाल लेते हैं जो शुक्र होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पूरे मानव में, पूरे मानव जाति में मुझे भी एक अलग निखार देना था, मैंने दे दिया है। इसे भी लोग मुझे ढूंढ सकते हैं मेरी लेखनी से। जग सुझा एक ही नैनाहा, मैं पूरे जगत को समझ लिया एक ही नैन से। समझ पा रहे हो ना, कह रहे हैं कि मैं पूरे जगत को समझ लिया, सूझबूझ कर लिया, जान लिया एक ही नैन से। मैं एक ही आंख से सबको एक समान देखता हूँ। जिस प्रकार कि जैसे तारों के समूह में से एक शुक्र तारा को भी निकाला जा सकता है। समझना, बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं अगला है कि जौ लही अबही डाभ न होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई। ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान देना कि जौ लही अम्बही डाभ न होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई। कहते हैं जैसे आम का फल है, आम के फल में जैसे आंठ होता है ना, आंठी बोलते हैं, आंठली भी बोलते हैं बहुत लोग भोजपुरी में, तो आंठी बोलते हैं, आंठी। तो डाभ, जब तक उसमें वो आंठी नहीं पड़ता है तब तक उसके मिठास में सुगंध नहीं आता है। यानी कि फल के अंदर भी वो एक दोष है, आंठी का पड़ना, तभी तो उसमें सुगंध आता है। यानी कि सुगंध आने के लिए वो आंठी का आना बहुत ही जरूरी है, डाभ का होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को निखरना है, उसमें गुण होना है, तो जब तक उसमें दोष नहीं होगा तब तक उसका कोई गुण नहीं होगा। वाह रे वाह, कितना अच्छा लेखक ने लिखा है, वाकई में ये बहुत ही तारीफ के काबिल है जी। जौ लही अम्बही डाभ न होई, जौल नहीं का मतलब जब तक, डाभ का मतलब कि आम का नुकीलापन। डाभ का मतलब क्या होता है, आम का नुकीलापन, यानी कि फूटती हुई मंजरी को हम लोग बोलते हैं डाभ। जौ नहीं, जब तक। अम्बही का मतलब क्या हो गया, आम में। ध्यान से समझना कि जब तक आम में वो नुकीलापन नहीं आएगा, यानी कि आंठ नहीं आएगा, तब तक सुगंध बसाई न सोई, उसके अंदर सुगंध आने वाला नहीं है। यानी सुगंध आने के लिए उसको वो आंठ का पड़ना उसमें बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो एक व्यक्ति की निखार करने के लिए, एक व्यक्ति की पहचान होने के लिए, उसके अंदर गुणवान होने के लिए, भाई गुण आने के लिए दोष भी रहता है। चलो अगला देखते हैं कि कीन्ह समुद्र पानी जौ खारा, कीन्ह समुद्र पानी जौ खारा तो अति भय वसूझ अपारा। समुद्र के पानी तो खारा है, दोष है उसमें, लेकिन फिर भी वो इतना विशाल है कि वो असूझ है, कोई उसको समझ नहीं पाता, आर पार नहीं देख सकता है, अपारा, पार भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। आर पार देखना का मतलब वो पार वाली बात हुई, बात समझ रहे हो ना, विशेषता समझो, भाव क्या है कि कीन्ह समुद्र पानी जौ खारा। विशेषता ये है कि वो अब तक असूझ है, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि वो किसी के समझ के बस की बात ही नहीं। तो ये विशेषता हो गई। अगर दोष की बात करें तो उसका पानी खारा है, यानी कि पानी खारा है, समुद्र इतना विशाल है फिर भी उसमें एक दोष पड़ा है, क्या, खारा पानी। तो हर अच्छे चीजों में कुछ न कुछ दोष होता है। लेखक इस पंक्ति से सब यही बताना चाहते हैं।
आगे की बातें हैं कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरिलाग आकाशा। सुमेरु पर्वत, शंकर जी के त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट किया गया था। सुमेरु पर्वत जो था वो शंकर जी के त्रिशूल से उसको नष्ट किया गया था। देखो, त्रिशूल मारा गया नष्ट होने के लिए, लेकिन वो क्या बन गया? सोना का बन गया। किसका बन गया? भा कंचन गिरिलाग आकाशा। तो वो सोना का हो गया। किसका हो गया? सोना का। ध्यान रखना है। तो जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, यानी कि वो त्रिशूल मारा गया था उस पर्वत पे, सुमेरु पर्वत पे। देख, ध्यान से स्टोरी सुनो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से। कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, शंकर जी के, शिव जी के जिस त्रिशूल ने उसको विनाश किया था, मारा था किसको? सुमेरु पर्वत को। और वही सुमेरु पर्वत जो है कंचन गिर याग लाग आकाशा, वो जो है एकदम चमकने लगा, सोने का बन गया। कंचन किसका बन गया? सोने का बन गया। तो ये चीज समझना है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो लेखक कहते हैं कि त्रिशूल चलाया गया नष्ट होने के लिए, त्रिशूल से तो मारा गया उसमें, तो उसमें तो दोष हुआ, लेकिन वो बन गया सोना का। वाह, कितनी अच्छी बात है। इस प्रकार से ये नहीं सोचना है। देखो, संगति की अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें अगर संगति की, तो दुर्जन के साथ रहकर भी श्रेष्ठता मिल जाती है। ध्यान रखना है। कभी कभी सज्जन लोग दुर्जन के साथ रहकर भी उसको श्रेष्ठता दे देते हैं। त्रिशूल मारा गया, त्रिशूल का काम क्या है? किसी चीज़ को नष्ट करना, लेकिन वो तो सोना का बना दिया। तो ये विशेषता है लेखक की, ठीक है ना। ये वो कहना चाहते हैं, वो अपने ऊपर अपनी आत्मविश्वास को बताना चाहते हैं। जौ लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जौ लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। घड़ी का मतलब होता है घड़िया, घड़िया जिसमें सोनार लोग जो होते हैं ना, कि कोयले की आग सुलगाकर सोने को तपाकर खरा बनाते हैं, ठीक है ना। तो जौ लही, जब तक कच्चा सोना को तपाया नहीं जाता, गलाया नहीं जाता, ठीक है ना, तब तक वो जो है कांच, कच्चा सोना, वो कंचन करा यानी कि पूरा असली सोना में नहीं बदल पाता है। नहीं कंचन करा, असली सोना नहीं बनता है जब तक उससे तपाया नहीं जाएगा, गलाया नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार सोने को देखो, अच्छा बनाना हो, असली बनाना हो, तो उसको ताप की जरूरत पड़ी, उसको गर्मी की जरूरत पड़ी, उसे जलाया गया, तपाया गया, गलाया गया। उसी प्रकार से आदमी को गुणवान होना है, अब सफल होना है, बहुत आगे जाना है, तो उसे भी कई सारे संघर्ष झेलने पड़ेंगे। उसे भी तपाया जाएगा, तपेंगे, उसे भी जलाया जाएगा, जलेंगे। बात समझो, यानी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना है। कच्चे सोने को अच्छे असली सोने में चमकने के लिए, बनने के लिए उसे भी तपना पड़ता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को तपाता है, तभी तो वो घड़ा या फिर मिट्टी की कोई चीज़ें पक्की बन पाती है। तो उसी प्रकार हमें भी जो भी हैं, हम सबको आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तपने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें संघर्ष से नहीं डरना चाहिए। लेखक यही कह रहे हैं। लेखक का कहने का मतलब यही है कि जौ लही घरी कलंक न परा, यानी कि जब तक, जौ लही का मतलब होता है जब तक, घड़ी कलंक न पड़ा, उस घड़िया के अंदर कोयला, कलंक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? कोयला। कलंक का मतलब यहाँ पर क्या होगा? कोयला। ध्यान रखो। तो जब तक उस घड़िया के अंदर कोयला डालकर कांच यानी कि कच्चा सोना को नहीं गर्म करेंगे, तब तक वो पका हुआ असली कंचन यानी सोना नहीं बन सकता। यानी उसे भी तपाने की जरूरत पड़ती है। एक नयन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवत गही मुख जो वही कई चाऊ। मतलब क्या है? लेखक कहते हैं, ध्यान से सुनो, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्लास मिस नहीं करना है बच्चा पार्टी बीच में, एकदम लास्ट तक रहो। एक नयन जस दर्पण, कहते हैं वो अपनी आँख को, अपनी एक आँख को तुलना जो करते हैं वो दर्पण से करते हैं। दर्पण मतलब आईना हो गया। एक नयन जस दर्पण अवतेही निर्मल भाव, अवतेही निर्मल भाव, निर्मल का मतलब हुआ साफ, मैल से मुक्त, ठीक है ना। सब रूपवत गही मुख जो वही कई चाऊ, मतलब हुआ कि लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से आईना में कोई अपना रूप देखता है तो रूप उसका स्वच्छ और बिल्कुल ही क्या निर्मल दिखाई देता है, उसी प्रकार से मेरी आँख है।
इस आँख में कोई भी अपने आप को देखेगा तो वो स्वच्छ और निर्मल ही पाएगा। पारदर्शिता है इस आँख में, यानी कि मैं इस आँख से सबको एक समान देखता हूँ। यानी वो अपने आँख को दर्पण से तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? दर्पण से। कौन? लेखक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की? तो कहेंगे कि जिस प्रकार से दर्पण के अंदर यानी कि आईना में लोग अपना स्वच्छ चेहरा देखते हैं, उसी प्रकार कवि के इन आँखों में भी सारे जग के लिए स्वच्छ और निर्मल ही प्रतिबिंब बनते हैं। ओके, ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा कर लेते हैं तुरंत। बच्चा लोग एक बार कंफर्म करो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रहा है ना? एक बार सबको कंफर्म कर दो तो भाई लोग एक बार बता दो। देखो सुबह में मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए क्लास उतना अच्छा नहीं हो पाया, बट अब तो बहुत ठीक हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से हो। तो आप, हाँ जी, बहुत सुंदर, वेरी वेरी थैंक्स टू यू। चलो अब हम लोग दूसरा कड़बक देखते हैं। कड़बक का दूसरा भाग है, इसमें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और समझना है सब चीज़ को। बहुत ही मज़ा आने वाला है और आ भी रहा है, बस समझ जाना है। लॉजिकली चीज़ है, इसको समझना है केवल, बस, और विशेष कुछ नहीं। ठीक है ना? चलो, मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगा पावा। मतलब क्या हुआ? मुहम्मद का मतलब कि ये जो कवि हैं वो यही कभी जोरी सुनावा, यह जो है इस काव्य की जब रचना किए हैं तो एक एक शब्द को, इस कविता को, काव्य को जोड़कर सुना रहे हैं। जोड़कर, जोरी शब्द का मतलब हो गया जोड़कर। जोरी शब्द का मतलब क्या हुआ? जोड़कर। और ये जो सब चीज़ आप देख रहे हो ना, ये जितना ही भाग है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये 1 पढ़े, फिर 2 भी अभी पढ़ रहे हैं, ये सब पद्मावत का है। किसका है? पद्मावत का अंश है, ध्यान रखना। और उसमें से उन्होंने जोड़ करके, एक एक शब्दों को जोड़ करके ही बनाया है। सुना जो प्रेम पीरगा पावा, ये जो प्रेम सुनेगा, जो भी इसको सुनेगा प्रेम को, पीरगा पावा, उसके आंखों से देखना क्या होगा? उसके दिल में दर्द होगा, पीड़ा। पीर का मतलब पीड़ा। ये इतनी दर्द भरी प्रेम गाथाएं स्पष्ट रूप से लिखा करते थे। जोरी लाई रकत कै लेई, जोड़कर लाई रकत के लेई, एक एक शब्दों को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मकान बनाना हो तो एक एक ईंटा जोड़ करके मकान बनाते हैं। एक एक ईंट को जोड़ने के लिए जिस प्रकार से हम लोग वो मसाला यूज़ करते हैं, सीमेंट बालू वगैरह का, उसी प्रकार से लेखक कहते हैं कि हमने वहाँ मसाला की जगह पे हमने अपने रक्त का इस्तेमाल किया है, खून का इस्तेमाल किया है। और उसी खून के लेई से, लेई का काम आपको पता है, लेई का मतलब क्या होता है? चिपकाना, गोंद का काम करता है, ध्यान है ना? तो वो एक एक चीज़ों को, मतलब एक एक शब्दों को वो उस प्रकार से जोड़ करके क्या करते हैं? बना रहे हैं। गाढ़ी प्रीति नैनन जल भेई, और जो भी इसको सुनता है उसके नयन से जल बरस जाते हैं। समझना, ध्यान से सुनना। मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगा पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैनन जल भेई। यानी कि मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने जो काव्य और कथा की सृष्टि के बारे में बताते हैं, और क्या कहते हैं कि उन्होंने रक्त की लेई लगा करके जोड़ा है, एक एक चीज़ों को रक्त की लेई लगा करके। और वो क्या हुआ कि जोड़ा है जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिंगोई हुई है। गाढ़ी प्रीति, गाढ़ा प्रेम, गहरा प्रेम। प्रीति का मतलब हो गया प्रेम और गाढ़ी का मतलब गहरा। गहरा प्रेम नैनन जल भेई, नैनन से आंसू बरस जाते हैं। बस समझना है और ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना है। औ मन जानी कबित असकीन्हा, औ मन जानी कबित असकीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। लेखक कहते हैं कि वो मन जानी कबित असकीन्हा, अब तो मृत्यु के बाद हम लोग को कौन जानेगा? मृत्यु के बाद हमें तो कोई नहीं जानेगा, क्योंकि यह तो दुनिया नश्वर है। नश्वर है, यहाँ एक न एक दिन सबको चले जाना है। मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, लेकिन इस जगत में हमारा क्या चिन्हा रहेगा, क्या पहचान रहेगा? कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा कि कहाँ, अब तो रतन सेन राजा भी नहीं रहे। कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा, वो सुगा भी नहीं, तोता भी नहीं रहा जो उनको बुद्धि दिया करता था।
वो भी नहीं रहा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, अलाउद्दीन भी अब नहीं रहे। कहूँ राघव जेहि किन्न बखानु, अब राघव भी चेतन भी नहीं रहे। ध्यान है, राघव चेतन या अलाउद्दीन भी अब नहीं रहे, वो पद्मावती रानी भी नहीं रही। लिखा है कि कह सुरपु पद्मावती रानी, अब तो वो रानी पद्मावती भी नहीं रही। इस नश्वर दुनिया में सारे लोग जा रहे हैं। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा, बस यहाँ पे उनकी कहानी ही रह गई। अच्छा लगा ना, समझो। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, अब रतन सेन राजा भी नहीं रहे। कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा, कहाँ वो सुगा भी नहीं रहा जो उनको बुद्धि दिया करता था। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, अब वो तो अलाउद्दीन भी नहीं रहे। और कहाँ राघव जेहि किन्न बखानु, वो बखान करने वाले राघव चेतन भी नहीं रहे। ये सब नश्वर दुनिया में विलीन हो गए, मृत्यु को पार कर गए। कहाँ सुरपु पद्मावती रानी, कितनी सुंदर रूपवती वो पद्मावती रानी भी अब नहीं रही। कोई न रहा जग रही कहानी, इस जगत में कोई नहीं रहा, बस उनकी कहानी ही रह गई। बात समझ में आ रहा है ना। वही बात कर रहे हैं कि लेखक का कहना है कि यहाँ पर वही रहेगा जो हमारा किया हुआ रहेगा, तो हमें अपने कर्म से ही यहाँ पे निखार छोड़कर जाना है, ठीक है ना। और अंततः देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा कि धनी सो पुरखु जस कीरति जासु, धनी सो, ध्यान से, बड़ी ध्यान से सुनो, कि धनी सो पुरखु जस कीरति जासु, अब फूल मरय पे मरय न बासु। धनी सो पुरखु जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार फूल मुरझा जाते हैं, फूल नश्वर हो जाते हैं, लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती है। फूल तो मर जाते हैं पर उसकी सुगंध नहीं जाती, उसी प्रकार इंसान भी नश्वर है, मर जाएगा, लेकिन उसकी कृति ही उसका मान बढ़ाएगी, उसकी पहचान देगी। यानी इस पृथ्वी पर देखो बहुत सारे लोग अमर हो गए, अमरत्व को प्रदान कर गए। क्यों? क्योंकि वो मरे नहीं हैं, मृत्यु तो बस उनका मृत शरीर हुआ है, लेकिन उसकी कृति, उनके गुणगान यहाँ पर आज भी गाए जाते हैं। तो कर्म से ही हमारा अब यहाँ पे पहचान होगा, कृति से ही हमारा पहचान होगा। तो ये पूछा जाएगा कि लेखक अपने आप को यहाँ किस रूप में याद रखने की इच्छा रखते हैं? बस उनकी कृति के रूप में। वो कह रहे हैं कि फूल की मृत्यु हो जाएगी, फूल मर जाएगा, मुरझा जाएगा, लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती है। उसी प्रकार से बच्चा लोग यहाँ पर मृत शरीर, यहाँ पर जो भी है उसका शरीर तो मृत हो जाएगा, लेकिन उसकी कृति ही वर्षों वर्षों तक, युग युगांतर तक, जन्मों जन्मों तक गाई जाती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कहते हैं केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरै दुई बोल। कहते हैं कि इस जगत में किसी का किया हुआ कोई बेच नहीं सकता। तरक्की, कृति, जस, आप जस करेंगे तो आपका ना बेचा जा सकता है ना कीना जा सकता है, जो करेगा उसी के नाम रहेगा। लीन जस मोल, उसका मोल वही जानेगा जो करेगा और उसी को वो मिलेगा। जो यह पढ़े कहानी हम संवरै दुई बोल, और जो यह हमारी कहानी को पढ़ेगा वही उसे दो शब्दों में स्मरण करेगा, याद करेगा उसे। बात समझ में आ गया? तो ये आपका कड़बक का भाग 1 और भाग 2 खत्म। और बच्चा लोग अब तुरंत हम लोग अब क्वेश्चन आंसर इस पाठ का कर लेते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। ओके, फटाफट तब तक आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है क्लास। ओके, जल्दी से बताओ फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। हाँ जी, अच्छा नहीं लग रहा है क्या जी? बताओ आप लोग, अच्छा लग रहा है ना? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और पक्का आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। लास्ट तक स्टे रहिए और इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी होगा, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको स्टोरी तो समझ में आ ही गया है और वो चीज़ें बहुत ही ईजी है। देखो पहला क्वेश्चन है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया और इसे आप अपने शब्दों में लिखना, कोई जरूर नहीं कि मैं यहाँ पे जो उत्तर लिखा हूँ ना इसी को लिख देना, कॉपी कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी लिख सकते हो आप और इस चीज़ को समझ करके आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से ही क्यों की, यानी कि वो समानता दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार दर्पण है उसी तरह मेरा आंख है। तो मैंने आपको बताया कि दर्पण में स्वच्छ और निर्मल जो होता है ना चेहरा दिखाई देता है। देखिए हम जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है।
अब इससे आसान वर्ड क्या हो सकता है? अब इतना तो आपको जरूर समझना पड़ेगा। अब कहोगे कि सर ये किताबी भाषा है, ये सब किताबी भाषा नहीं है। और अगर किताब में वो लैंग्वेज है तो आपको समझना पड़ेगा। इससे समझने से पीछे नहीं भाग सकते, छुटकारा नहीं। हाँ, आप समझो, उसको याद करो। हम जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ है और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है, यानी कवि की आंख भी स्वच्छ है और निर्मल है। उस आंख से सारी दुनिया एक समान नजर आती है। वो कवि जो है उस आंख का इस्तेमाल बिकॉज उनके पास एक ही आंख है, तो वो अपने आप को इतना आत्मविश्वास बनाए हुए हैं, उनके चेहरे चेचक से क्या हो गए हैं, रूपहीन हो गए हैं। और आजकल के बच्चों को देखो तो वो अपने आप को निगेटिविटी ले लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को याद करो जो अपनी कृति से अपना मान सम्मान बनाए हैं इस धरती पर, ठीक है ना। तो इस समाज के लिए एक नई चेतना है, नई संदेश है, इसे हमें सीखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। मैंने बताया अभी कि जिस प्रकार दर्पण में छवि साफ सुथरा दिखाई देती है, उसी प्रकार कवि की आंख है, वो एक दर्पण की तरह है जो सबके लिए स्वच्छ और पारदर्शिता है। अतः कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। समझ में आ गया ना? बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो बहुत सुंदर। फिर से बता दे, क्या मैंने बताया ना कि कवि जो है वो आंख की तुलना किससे कर रहे हैं? दर्पण से। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जिस प्रकार दर्पण जो होता है, दर्पण आईना के सामने आप खड़े होके जाओ, आप आईना के सामने खड़े हो जाओ तो देखो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। मतलब जो आपके चेहरे पे होगा वो सारा चीज़ वो बता देगा। यानी आईना कभी झूठ नहीं बोलता। शायरबाजों ने ये चीज़ लिखा है कि आईने झूठ नहीं बोला करते, यानी आईने जो सच्चाई होता है वही बताते हैं, साफ सुथरा जो भी होता है वो चीज़ बता देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कवि यानी लेखक की जो आँख है वो भी आईना से कम नहीं है, क्योंकि आईने की तरह वो भी स्वच्छ और पारदर्शिता चेहरा दिखाता है, छवि दिखाता है। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है कि पहले और दूसरे कड़बक, मैंने आपको बताया कि कड़बक भाग 1 था और 2 था, ठीक है ना। तो पहले कड़बक में कलंक शब्द का यूज हुआ था, कांच का और कंचन। कलंक, कांच और कंचन। वो कलंक कोयले वाला कलंक नहीं, ये दाग वाली कलंक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले कड़बक में मैंने आपको बताया 3 शब्द का यूज हुआ था ना, कलंक, कांच और कंचन। से क्या तात्पर्य है तो मैं पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद उस पर फोकस करूंगा। कलंक, दाग, अरे दाग तो चंद्रमा में भी है भाई, लेकिन उस चंद्रमा के प्रकाश के आगे वो काले दाग को कोई नहीं पूछता, उसका कोई महत्व नहीं, ठीक है ना। तो इंसान के अंदर गुण होना चाहिए, और गुण के अलावा एक आध अवगुण भी होंगे ना तो चलेंगे। कोई अवगुण को नहीं देखेगा, वो गुण ही उसको ओझल बना देगा, नीच बना देगा, ठीक है ना। कांच की अगर बात करें तो कांच मैंने बताया घड़िया, यानी कि उसमें कच्चा सोना को जिस प्रकार तपा करके असली सोना बनाया जाता है, उसी प्रकार इंसान को भी तपना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, परेशानियों का सामना करना चाहिए, तभी वो निखर पाएगा, आगे बढ़ेगा, सफल हो जाएगा। और कंचन का मतलब हो गया, ध्यान से समझना है, कंचन, कंचन का मतलब वो सोना जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत पे त्रिशूल पड़ा था, तो त्रिशूल के पड़ने से, त्रिशूल तो मारा गया था नष्ट होने के लिए, लेकिन उस नष्ट होने के बावजूद वो सोना का हो गया। यानी कि वो मित्रता की बातें आ रही है किसके साथ, क्या बोलते हैं जी उसको, दुर्जन के साथ। किसके साथ? दुर्जन लोगों के साथ। तो चलो हम लोग समझते हैं कि कवि ने कलंक, कांच और कंचन शब्दों का उपयोग करके अपने विचारों को प्रकट किया है। इन शब्द का इस्तेमाल करके वो अपने भावना रखे हैं, विचार रखे हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि कलंक शब्द की चर्चा करते हुए, कलंक शब्द की चर्चा करते हुए लेखक यह बताते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वो संसार को रोशनी देता है। सही बात है ना, चंद्रमा में दाग होते हुए भी वो चंद्रमा जो होता है वो संसार को क्या देता है? रोशनी देता है। अर्थात उस रोशनी के आगे वो काला धब्बा का कोई मोल नहीं रहा, कोई महत्व नहीं रहा बच्चा लोग। सच्चाई बात है ना। तो वही चीज बता रहे हैं लेखक कि उस प्रकाश के आगे, उस चंद्रमा की चांदनी जो प्रकाश होती है उसके आगे उस काला दाग का कोई पूछताछ नहीं है, कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसका। अतः गुणवान व्यक्ति में अगर कुछ दोष भी हो जाए ना, अवगुण का मतलब होता है दोष, तो उसके गुण के आगे वो अवगुण भी यानी दोष भी छिप जाता है।
ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है ना। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे भी नहीं, जैसे होता है ना घर में क्या होता है या फिर स्कूल वगैरह में, जैसे होता है कि लड़का इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है और थोड़ा सा बाल बड़ा बड़ा भी रखा है ना, तो कोई बात नहीं, चलेगा, चलो वहाँ पे टीचर उसको इग्नोर करते हैं कि चलो भाई पढ़ता लिखता तो है, घर के गार्जियंस भी सोचते हैं कि नहीं पढ़ाई लिखाई करता है, थोड़ा बहुत चलेगा, चलो। लेकिन अगर मैंने बाल को ही नहीं, बहुत सारी बातें होती है, इस बात को बुरा नहीं मानेंगे, बस समझाने के व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर पढ़ोगे भी नहीं और बालें भी बहुत बड़ी बड़ी करके चलोगे तो घर के लोगों को तो फिर गुस्सा आएगा ही, और कहेंगे कि एक तो ये पढ़ता नहीं और ऊपर से ये लोफर की तरह स्टाइल करके चल रहा है, दे दनादन। समझ पा रहे हो ना, तो वही चीज़ें होता है। तो आपके अंदर गुण होगा ना, तो गुण के आगे कुछ अवगुण भी छुप जाते हैं। तो लेखक ये कहना चाहते हैं। और दूसरी है कांच के बारे में बता रहे हैं वो, समझना कि कांच शब्द का प्रयोग करते हुए लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार कच्चा सोना को गलाकर तपाकर असली सोना में बदला जाता है, उसी प्रकार इंसान को बिना संघर्ष किए, बिना तपस्या किए, बिना त्याग के श्रेष्ठता और सफलता नहीं मिल सकती। हमें सफल होना है, श्रेष्ठ होना है, तो इसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। किस प्रकार? जिस प्रकार सोने को तपा करके एक निखार दी जाती है, उसके अंदर कच्चा सोना को तपा करके ही असली सोना बनाया जाता है। लेखक बड़ी अच्छी अच्छी बातें शिक्षा दे रहे हैं। तो आप लोग और हम सबको सीखना चाहिए इन सारी बातों से। ऐसा नहीं कि केवल हमें ही नहीं, केवल आपको ही नहीं, हम सबको सीखना चाहिए। और कंचन शब्द का जहां तक रहा सवाल, तो कंचन शब्द का प्रयोग करते हुए लेखक यह कहते हैं कि जैसे शंकर के त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया। बताओ, शंकर के त्रिशूल द्वारा उसे नष्ट किया गया, लेकिन वो पर्वत कैसा हो गया? सोने का हो गया। वैसे ही सज्जनों की संगति से, सज्जनों अच्छे लोगों की संगति मित्रता से दुर्जन भी श्रेष्ठमान बन जाता है। तो अगर वो दुष्ट व्यक्ति भी होगा और दुष्ट होगा और वो अच्छे लोगों के साथ रहता होगा, तो धीरे धीरे उसकी दुष्टता खत्म हो जाएगी और वो श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस प्रकार वो त्रिशूल जो है वो उस पे नष्ट के लिए प्रहार किया गया था, किसके लिए? सुमेरु पर्वत पर, लेकिन वो सोना हो गया। उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति भी एक सज्जन बन सकता है, एक सोना की तरह पहचान बना सकता है। कब? जब उसकी संगति सज्जनों से हो, अच्छे लोगों से हो। समझ में आ गया ना? तो ये बहुत ही इजी है, आप इसे बढ़िया से समझ सकते हो। एक बार पढ़ लेना तीनों, इसलिए मैंने तीनों वर्ड को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चा लोग, कि पहले कड़बक में व्यंजित जायसी ने, जायसी क्या है? जायसी वो लेखक साहब हैं, इनका नाम ही क्या था? मैंने आपको बताया कि नाम उनका क्या था, बता दो, बताओ तो सब कोई फटाफट से बताओ, बहुत लोग को याद नहीं होगा। चलो हम बता देते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान रखना। तो पहले कड़बक में जो जायसी जी हैं वो अपने आत्मविश्वास का परिचय दे रहे हैं, लेकिन इस परिचय को हमें अपने शब्दों में देना है। वो किस प्रकार से अपना आत्म परिचय का दे रहे हैं उसे हमें बताना होगा। तो मैं आपको तो बता दिया, वो खुद को देखो इतना स्ट्रांग मानते हैं, कहते हैं कि हमारे ठीक है एक आँख नहीं है, मैं एक ही आँख का हूँ, लेकिन मैं उस चंद्रमा से कम नहीं हूँ, उस सागर से कम नहीं हूँ, उस सुमेरु पर्वत से कम नहीं हूँ। ठीक है ना? तो वो चीज़ें मैं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने शब्दों में लिखा और आप भी इसे इस्तेमाल करें। क्या है वो चीज़ समझना है। देखो थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा स्क्रीन के साथ, बिकॉज टाइपिंग थोड़ा सा उसका जो रेशियो होता है नहीं मिल पाया है आज। पहले कड़बक में कवि अपने आत्मविश्वास को दर्शाया है। पहले कड़बक में, कड़बक पहले की बात हो रही है, उसमें कवि ने क्या, उसमें प्रेम की कथाएं नहीं बताई है। दो भाग है, उस पहले में आत्मविश्वास बताए हैं और दूसरे में वो प्रेम की बातें बताए हैं। पहले कड़बक में कवि अपने आत्मविश्वास को दर्शाया है। कवि का एक ही आंख है, ये तो आपको पता है, और वो याद नहीं होगा, बिल्कुल से याद होना चाहिए। ये समझने की बात है, आप खुद से लिखोगे। वो चेचक के कारण रूपहीन है, उनकी जो सुंदरता है वो नहीं है, बिकॉज उनके चेहरे पे और वो दाग हो चुका है। लेकिन रूप का और एक आंख के न होने से इंसान का महत्व कम नहीं हो जाता। सही बात है ना? रूप गोरा है, रूप गोरा है और काम किसी मतलब का नहीं, विचार एकदम गंदा है, मन बिल्कुल ही गंदा है, तो उस रूप का क्या महत्व है? उस रूप को
अलमीरा में कहीं रख देने से अच्छा हो जाएगा, वो अलमीरा में रखा ही रह, तख्ते पे पड़ा ही रह जाएगा वो सुंदरता। सुंदरता का कोई मोल नहीं। काम सुंदर हो, मन सुंदर हो, विचार सुंदर हो, वही सबसे बड़ी चीज़ें होती है। मैंने यहाँ पे लिखा एक चीज़ कि एक आंख के न होने से और रूपहीन होने से इंसान का महत्व कम नहीं हो जाता। कवि दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, कवि की जो आत्मविश्वास है बिल्कुल ही एकदम स्ट्रांग है। वो कहते हैं कि दाग तो चंद्रमा में भी है, फिर भी वो सारा जग को प्रकाशित करता है। कितनी अच्छी बात बताया कवि ने कि दाग तो उसमें भी है, यानी हर अच्छे काम करने वालों में कुछ न कुछ दोष होता है, हर गुणवान में कुछ न कुछ दोष होता है। मान लो कि इंसान में दोष नहीं होगा तो फिर वो तो ईश्वर का रूप ले लेगा, और ये पॉसिबल नहीं है कि इंसान ईश्वर हो, ठीक है ना। गलती तो, मिस्टेक तो इंसान से ही होता है, दोष तो इसमें जरूर पाया जाएगा। तो कहते हैं लेखक ये बताना चाहते हैं कि जब चंद्रमा इतना ये है तो दाग तो उसमें भी होगा, जो पूरे जगत को, पूरे संसार को अपने प्रकाश में डुबो दिया है। दाग तो चंद्रमा में भी है, फिर भी वो सारा जग को प्रकाशित करता है। त्रिशूल तो सुमेरु पर्वत को लगे थे, फिर भी वह सोने का हो गया। बताओ, पर्वत को त्रिशूल लगा था, उसे तो बिल्कुल नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो सोने का हो गया। पानी तो समुद्र का खारा होता है, फिर भी वो किसी के समझ से बाहर होता है, असूझ और अपार होता है। अतः ऐसा नहीं है कि कुछ अवगुण होने के कारण सारे गुण खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाता है। आपके अंदर बहुत सारे मेरिट है और कुछ डिमेरिट की वजह से आप तौहीन हो जाइएगा, बिल्कुल नहीं। आपका बहुत महत्व रहेगा, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी, मेरिट की संख्या ज़्यादा है, मेरिट बहुत है। डिमेरिट एक आध होंगे तो वो छिप जाएगा। फाइनली आपको समझ में आना चाहिए कि पहले कड़बक में जो है, पहले कड़बक में कवि अपने आत्मविश्वास को दर्शाया है। कवि का एक ही आंख है, वो चेचक के कारण रूपहीन है, लेकिन रूप का और एक आंख के न होने से इंसान का महत्व कम नहीं हो जाता है। कवि दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि दाग तो चंद्रमा में भी है, फिर भी वो सारा जग को प्रकाशित करता है। त्रिशूल तो सुमेरु पर्वत को लगे थे, फिर भी यह सोने का हो गया। पानी तो समुद्र का खारा होता है, फिर भी वो असूझ है, अपार है, किसी के समझ से बाहर है। अतः हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ दोष के होने के कारण सारे गुण खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। कवि का यह आत्मविश्वास जनमानस के लिए नई चेतना है। जनमानस समझते हो? पूरे जन के लिए, लोगों के लिए एक नई चेतना है, नई बुद्धि है। हम सबको सीखना चाहिए उनसे, ठीक है ना, और प्रयास करना चाहिए कि जितने भी दोष है वो दूर हो। लेकिन अब इस प्राकृतिक दोष का क्या वजह? आँख नहीं है तो हम आँख कहाँ से लाए थे? कान है ही नहीं तो कान कहाँ से पैदा करेंगे उसमें? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये न होने की वजह से हम अपने आप को हीन न समझें। हमारे अंदर एक कृति होनी चाहिए, हम ऐसा काम करें, हमारा रूप सुंदर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, कर्म विचार सुंदर होने चाहिए। लेखक यही बताना चाहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कमेंट तो सबका बहुत ही बढ़िया, चलो ठीक है, लेकिन पढ़ाई पे फोकस बच्चा, पार्टी पढ़ाई पे फोकस। क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। मैं आपको बताया ना कि लेखक जो थे, कवि जो थे मोहम्मद जायसी जी, वो दूसरे कड़बक में क्या बताए हैं? वो दूसरे कड़बक में कहते हैं कि रतन सेन राजा भी नहीं रहे, वो सुगा भी नहीं रहा, अलाउद्दीन भी नहीं रहे, राघव चेतन भी नहीं रहे, वो सुंदर रूप वाली पद्मावती रानी भी नहीं रही, कोई नहीं रहा, बस जग में कहानी रही। यानी कि जिस प्रकार जो फूल होता है वो मुरझा जाने के बाद उसका सुगंध ही रह जाता है, उसी प्रकार से हम लोग भी एक बार नष्ट हो जाएंगे, हम भी एक दिन चले जाएंगे। लेखक खुद को कहते हैं कि हम भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, बस हमारी कृति से ही हमारी यहाँ पर पहचान होगी। मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया हूँ। देखिए, ये चीज़ें क्लियर करना है। कवि कहते हैं कि यह जगत तो नश्वर है, यह संसार जो है वो नश्वर है, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए जीने के लिए आया है। एक न एक दिन जैसे ही अवधि उसका पूरा होगा वो मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। केवल कृतियां ही अमर रह जाती है। कृति का मतलब क्या हुआ? अच्छे कर्म। कृति का मतलब हो गया उनकी कृति, अच्छे कर्म या उनकी लेखनी रचना जो भी होते हैं, अच्छे चीज़ें वहाँ पर उनकी रह जाती है। जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर त्याग कर देता है, जिस प्रकार पुष्प, ध्यान से, बहुत ही सुंदर, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? एक बार कमेंट करके बताओ तो समझ में आ रहा है कि नहीं।
एक बार बताएंगे सब कोई लाइव चैट में, अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है ना? बताओ तो पहले। चलो जी, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी बातें वास्तव में है, बहुत ही बढ़िया है। तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार पुष्प अपनी नश्वर शरीर त्याग कर देता है किंतु उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है, उसकी सुगंध ही यहाँ पर रह जाती है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर, इस धरती पर जन्म लेकर अपनी कृति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाता है, उसके कर्म से ही यहाँ पर पहचान होंगे। मान लो कभी ऐसा होता है आपके मोहल्ले में या फिर कहीं भी कोई इंसान अगर मर जाता है तो दो तरह की चर्चाएं होती है, वो इंसान पे डिपेंड करता है। कोई मरता है तो एक मरता है तो सारे गांव वाले, सारा समाज रोता है उसके लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया कि नहीं भाई वो तो बड़ा अच्छा ही आदमी था, मर गया बेचारा, बड़ी भला आदमी था वो, जो भी होता है। और एक क्या होता है, मारो मर गया तो बड़ी अच्छा हुआ, पूरे गांव को डमाडोल करके रखा था। तो देखो दो चीज़ें हुई, चर्चा तो दोनों में हुए, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव चर्चाएं कब हुई? वो सारी बातें कृति पे डिपेंड करता है, वो कर्मों पे डिपेंड करता है। वो दूसरे भाई साहब ऐसा कर्म किए होंगे जो गांव को डमाडोल करके रखे होंगे, गांव में तबाही मचा के रखे होंगे, चोरी करते होंगे, पियकड़ी करके किसी को मारते होंगे, गाली गलौज, कुछ भी ऐसा कर्म करते होंगे, तभी ना लोग खुश हैं कि चलो वो चला गया तो बढ़िया हुआ कि कम से कम इतने लोगों को शांति तो हुई। अब बताओ, ये सारी चीज़ें कर्म पे डिपेंड करता है। तो लेखक ये कहते हैं कि उसी प्रकार महान व्यक्ति जो होता है, महान व्यक्ति की बात हो रही है, इस धाम पर, धरती जो है यह धाम है, इसी धाम पे हमें सारे कर्म करने हैं और इसका फल भी यहीं पे भोगना है, ध्यान रखना है। इस धाम पर जन्म लेकर अपनी कृति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाना है। यहतः कवि भी अपनी कृति से ही अपने को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। कवि भी यही कहते हैं कि हमको भी बस ये दुनिया एक न एक दिन ज़रूर याद रखेगी। क्यों? क्योंकि हमारी कृति ही ऐसी है, हम अपना कृति करके जाते हैं ताकि हमारा यहाँ पे शरीर नहीं रहेगा, शरीर तो मृत हो जाएगा, लेकिन हमारी कृति, हमारी कहानी यहाँ पर रहेगी जिससे दुनिया हमको याद करेगी। तो लेखक इसी रूप में अपने को याद रखे की इच्छा व्यक्त किए हैं। समझ में आ गया ना? बहुत ही ईजी वे में आंसर दिया हूँ, बहुत ही ईजी है। ओके और आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाते चलना, ठीक है ना? और एक एक चीज़ों पे क्लियर इसलिए करना है ताकि आपके पाठ से अंदर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिकॉज मिशन है 90% अक्रॉस, पार कर जाना है इस बार, कुछ भी हो जाए जी जान लगा देना है मेहनत करके। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना, आज रेशियो गड़बड़ हो गया था। भाव स्पष्ट करें, देख पा रहे हो ना? भाव स्पष्ट करना है, भाव स्पष्ट करना है। मैं छोटा ही कर लेता हूँ, उससे बढ़िया है। तो भाव क्या स्पष्ट करना है? पंक्ति है कि जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। वही आम वाली बात है कि जिस प्रकार आम के फल में जो डाभ नहीं लगता है, डाभ समझते हो ना? डाभ का मतलब मैं आपको बताया था कि आम का नुकीलापन, यानी फूटती हुई मंजरी जो होता है ना, मंजरी, मोजर, आम के जो मोजर होते हैं ना, जानते हो ना, भोजपुरी में बोलते हैं, तो वो फूटती है तो उसके अंदर अठली यानी कि बीज पड़ता है, वो तब जाकर के वो फल पकता है बाद में, और पकने के बाद उसमें सुगंध आता है। यानी सुगंध के साथ साथ उसमें एक दोष आ गया डाभ का। तो हर व्यक्ति में वो दोष रहेगा, लेकिन जब तक दोष नहीं रहेगा तब तक उसके अंदर निखार नहीं होगा। गलती शब्द हुआ तभी तो सही बना, नीचे शब्द बना होगा तभी तो ऊपर बना होगा, नहीं बना होगा तो हाँ भी बना होगा। यानी हर विपरीत दो अर्थ जरूर बने होंगे, ठीक है ना? वो चीज़ें ध्यान रखना है। तो चलो बच्चा लोग इस चीज़ को समझना है। तो यही है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, जब भी भाव स्पष्ट करना हो तो पहले वो बातें हम लोग को लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिद मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक 1 से ली गई है। ध्यान रखना, कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आम में सुगंध आने के लिए डाभ युक्त मंजरियों का निकलना जरूरी होता है, उसी प्रकार बिना दोष के पुरुष में गरिमा नहीं आती। जब तक दोष नहीं होगा तो दोष दूर कैसे होगा? आदमी का एक पहचान निखरेगा कैसे? उस पुरुष में गरिमा आने के लिए उसमें दोष का होना बहुत ही जरूरी है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, तो समझ में आ गया। फिर हम चले आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आप खुद से भी समझ सकते हो, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे बोलेंगे सर ने छोड़ दिया। रकत के लई का क्या अर्थ है? रकत के लेई,
रक्त, रकत का मतलब होता है रक्त, और रक्त का मतलब हो गया खून, और लेई का मतलब मैंने आपको बताया वो गोंद। यानी कि जिस प्रकार से एक एक ईंट से मकान खड़ा होता है वो मसाला का इस्तेमाल करके, सीमेंट बालू का, उसी प्रकार से एक एक शब्दों से यहाँ पर लेखक ने उसको शब्दों को जोड़ करके, और उसके लिए रक्त की लेई यानी कि खून तक बहाना, मतलब समझो भाव है वहाँ उनका। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि वे अपने काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रेम की नयन जल से भींगी हुई है। प्रीति मतलब प्रेम हुआ, अर्थात इस काव्य को लेखक ने अपने कलेजे के खून से रचा है। मैंने बताया ना, वो बड़ी ही भावपूर्वक ये प्रेम कथाएं लिखा करते थे, जिसको पढ़ोगे तो एकदम अंदर से पीड़ा, मतलब वो एकदम दिल को छू जाने वाली बातें होगी। रकत के लिए का मतलब खून का गोंद, समझ में आया ना। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आप अपने शब्दों में और चाहो तो ज़रूरत के हिसाब से बड़ा कर सकते हो, चूँकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ ही गया। ओके, तो वो चीज़ें आपको क्लियर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 पे हम चलते हैं कि मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। और मैं आपको शुरू में ही बताया कि जोरी शब्द का अर्थ हुआ जोड़कर। क्या हुआ? जोड़कर। जैसे मकान को बनाने में, दीवार को खड़ा करने में एक एक ईंट को जोड़ करके वो खड़ा किया गया, तो यहाँ पर भी इस काव्य को रचना करने के लिए कवि ने उस शब्दों को जोड़ा है। और जोड़ने के लिए किस लेई का इस्तेमाल किया है? तो रक्त की लेई का। भाव समझना है कवि का। कवि ने यहाँ जोरी शब्द का प्रयोग जोड़कर के अर्थ में किया है। किस अर्थ में किया है? जोड़कर के अर्थ में किया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि वो इस कथा को जोड़कर सुनाया है। वैसे भी ये पद्मावत का एक अंश है। पद्मावत बहुत बड़ी वो चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें से एक एक पंक्तियाँ इन्होंने निकाला है। जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने आपको पता है कि इनकी लेखनी मतलब प्रेम वाली जो भी पढ़े ना, तो वो बिल्कुल अंदर तक दिल को छू जाती है और वास्तव में बड़ी ही दर्द फील होता है। तुम लोग को नहीं ना हो रहा? ध्यान रखना, इस प्रेम के जाल में ज़्यादा नहीं पड़ने को। माँ पापा परिवार का प्रेम काफ़ी है, उसी को संभालो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। दूसरे कड़बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। और दूसरे आप तो खुद से भी कर सकते हो वो चीज़। दूसरा जो कड़बक का भाव था, जो प्रेम कथा है उसमें थी, वही चीज़ें हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। वैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, आप उसे बड़ी अच्छे से कर सकते हो। दूसरे कड़बक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जो गहरी प्रेम के नयन जल से भींगी हुई है। अब न तो वह राजा रतन सेन है, न वह पद्मावती रानी है, न ही बुद्धिमान सुआ है। सुआ मतलब सुगा, वही जिसका नाम पता नहीं हीरा करके कुछ था। और न ही राघव चेतन या अलाउद्दीन है। कोई नहीं है, इनमें आज कोई नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में, उनके याद के रूप में कहानी रह गई है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। तो कवि यह कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, खुद को कहते हैं कि एक दिन वो भी नहीं रहेंगे, पर उनकी कृति यहाँ पर सुगंध की तरह पीछे ही रह जाएगी। वो निकल जाएंगे लेकिन इस पृथ्वी पर, इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। क्या? उनकी कृति, यही बताए हैं लेखक, ठीक है ना। अब फाइनली बहुत बच्चे एकदम बेचैन हो रहे, सर लंबा हो रहा है क्लास। लंबा नहीं हो रहा है बच्चा लोग, आपको समझा रहे हैं। कम से कम अगर क्लास में आप इंस्टीट्यूट में होते तो 1 आवर का क्लास होता, 45 तो जरूर होता। सो लगभग वही है। लास्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, लास्ट है यही। व्याख्या करे। धनी सो पुरखू जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। एक ही चीज़ बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद से भी लिख सकते हो इसको। तो पहले आपको वो काम करना ही पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ दिस दैट द्वारा, दिस दैट कविता से या जहाँ से ली गई है वो चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक 2 से ली गई है। कहते हैं कि जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर त्याग कर देता है किंतु उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है। कहते हैं कि धनी सो पुरखू जस कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। फूल मर जाते हैं पर उनके सुगंध रह जाते हैं। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं,
जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी कृति ही यहाँ पर रहती है। तो कहते हैं लेखक कि जिस प्रकार पुष्प अपनी नश्वर शरीर त्याग कर देता है, उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर जन्म लेकर अपनी कृति से ही अपना पहचान यहाँ पर छोड़ जाता है। तो बच्चा लोग, आज का क्लास थोड़ा सा तो लंबा जरूर हुआ, पर आपकी ये पूरी चैप्टर खत्म हो गई। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सारांश बता दूंगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज जो कि कल ही होगा। सो प्लीज़ ये जरूर बताना कि आज का क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। ओके, और प्लीज़ लाइक कर देना वीडियोस को और शेयर जरूर करो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और सुबह का 9 बजे का क्लास, कल से थ्योरी आगे बढ़ेगा, और शाम 4 बजे का क्लास इंग्लिश का, और रात 9:30 बजे का क्लास डेली ज्वाइन कीजिए, मिस न करें। इस बार मिशन 90% प्लस का है, किसी भी तरह से इस मिशन में कामयाब होना ही है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच बच्चा लोग, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स एंड गुड मॉर्निंग इन एडवांस। जरूर कमेंट करके बता देना कि कैसा रहा क्लास। ओके, मैं इंतज़ार करूंगा आप सबके कमेंट का।